साल था 1983। बौकासर रात के अंधेरे में रावलपिंडी की सड़कों पर एक साधारण सा आदमी चुपचाप चल रहा था। वह एक पाकिस्तानी मेजर था, नाम नबी अहमद शाकिर। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक पत्नी, एक बेटा, सेना में अच्छी पोस्टिंग। लेकिन अचानक एक रात पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के आदमी उसके घर पर धावा बोलते हैं। उसे गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा होता है जो पूरे पाकिस्तान को हिला देता है। यह आदमी कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक भारतीय जासूस था जो पिछले 8 सालों से दुश्मन की सेना में घुसपैठ करके भारत के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उसे पकड़वाने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारत का ही एक और एजेंट था जिसने यातनाओं के आगे घुटने टेक दिए। चलिए, आज मैं आपको 2 एनिमेशन की मदद से एक असली धुरंधर और भारत के ब्लैक टाइगर की कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक साधारण लड़का भारत का सबसे बड़ा जासूस बना। यह कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक भारतीय डीप कवर एजेंट जो 15 सालों से अधिक समय तक पाकिस्तान में रहा। लेकिन उसकी कहानी इतनी दर्दनाक और चौंकाने वाली है कि यह आपकी आंखें भर देगी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। उनका परिवार सामान्य था। पिता भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे, मां घर संभालती थीं। बचपन से ही रविंद्र को अभिनय का शौक था। वह स्कूल और कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेते थे। उनकी मिमिक्री और एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते। लेकिन कौन जानता था कि यह शौक एक दिन उन्हें देश की सेवा में ले जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रविंद्र की उम्र महज 19 साल थी। युद्ध की खबरें सुनकर उनके मन में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, मैं भी कुछ करूं देश के लिए। लेकिन किसे पता था कि उनका रास्ता इतना खतरनाक होगा। कॉलेज के दिनों में रविंद्र ने एक देशभक्ति नाटक में हिस्सा लिया। नाटक में उन्होंने एक जासूस का किरदार निभाया जो दुश्मन देश में घुसकर जानकारी लाता है। प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों में बैठे कुछ लोग भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी थे। उन्होंने रविंद्र की प्रतिभा पहचानी। जल्द ही उन्हें संपर्क किया गया। रविंद्र को प्रस्ताव मिला, क्या तुम असली जासूस बनना चाहते हो? रविंद्र ने हां कह दी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनका जीवन बदल देगा। 1973 में 21 साल की उम्र में रविंद्र को रॉ में भर्ती किया गया। अगले 2 साल दिल्ली में कड़ी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया? सबसे पहले उर्दू भाषा, क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू बोलनी थी। फिर पाकिस्तानी संस्कृति, रीति रिवाज, भोजन, कपड़े, सब कुछ। उन्हें इस्लाम की गहन जानकारी दी गई, कुरान की आयतें याद कराई गईं। यहां तक कि उनकी पहचान बदलने के लिए खतना, सर्कमसिजन कराया गया ताकि वे पूरी तरह मुस्लिम लगे। रविंद्र को सिखाया गया कोड वर्ड्स, गुप्त संदेश भेजने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण, कभी पकड़े जाने पर चुप रहना। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि कई बार रविंद्र टूटने की कगार पर पहुंच गए, लेकिन देशभक्ति ने उन्हें मजबूत रखा। 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। उनकी नई पहचान, नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी मुसलमान जो कराची का निवासी था। भारत में उनके सभी रिकॉर्ड मिटा दिए गए, जैसे वे कभी यहां थे ही नहीं। वे सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचे और कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान वे पूरी तरह पाकिस्तानी जैसे जीने लगे। नमाज पढ़ना, पाकिस्तानी दोस्त बनाना, यहां तक कि पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलना। लेकिन हर रात वे सोचते, मैं यहां भारत के लिए हूं। पढ़ाई पूरी होने के बाद रविंद्र का अगला कदम था पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ। कुछ स्रोतों के अनुसार वे सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में भर्ती हुए। लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें कमीशन्ड ऑफिसर बनाया गया और वे मेजर के रैंक तक पहुंचे।
रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां उनकी पोस्टिंग हुई। यही जगह उन्हें रावलपिंडी का भूत का नाम देगी, क्योंकि वे वहां छाया जैसे घूमते, जानकारी इकट्ठा करते। सेना में होने से उन्हें महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच मिली। ट्रुप मूवमेंट्स, युद्ध योजनाएं, हथियारों की जानकारी। 1979 से 1983 तक रविंद्र ने रॉ को ढेर सारी गोपनीय जानकारी भेजी। कहा जाता है कि उनकी जानकारी से भारत को पाकिस्तान की कई सैन्य योजनाओं का पता चला, जिससे हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20,000 सैनिकों की जान बचाई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने रविंद्र को ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया। ब्लैक टाइगर क्योंकि वे दुश्मन के बीच छिपे शेर जैसे थे, काले रंग की तरह अदृश्य। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र ने अमानत नाम की एक स्थानीय लड़की से शादी की। उनका एक बेटा भी हुआ। यह शादी उनकी कवर स्टोरी को मजबूत करती थी, लेकिन अंदर से रविंद्र टूट रहे थे। वे अपनी असली पहचान छिपाकर जी रहे थे, परिवार से दूर, हर पल खतरे में। अब आते हैं उस चौंकाने वाली घटना पर, जो कहानी का टर्निंग पॉइंट है। 1983 में रॉ ने रविंद्र से संपर्क करने के लिए एक अन्य एजेंट इनायत मसीहा को भेजा। इनायत का काम था रविंद्र से मिलना और कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेना। लेकिन दुर्भाग्य से इनायत सीमा पार करते हुए पकड़े गए। पाकिस्तानी एजेंसियों ने उन्हें यातनाएं दी और इनायत ने टूटकर रविंद्र का नाम और पहचान बता दी। यह विश्वासघात इतना बड़ा था कि रविंद्र का पूरा मिशन खतरे में पड़ गया। जल्द ही पाकिस्तानी अधिकारी रविंद्र के घर पहुंचे। गिरफ्तारी के समय रविंद्र ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे जानते थे कि अब खेल खत्म हो गया है। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियालकोट के एक इंटरोगेशन सेंटर में ले जाया गया। वहां 2 साल तक भयानक यातनाएं दी गईं। बिजली के झटके, मारपीट, नींद न देने, भूखा रखना, सब कुछ। लेकिन रविंद्र ने मुंह नहीं खोला। उन्होंने कोई भारतीय रहस्य नहीं बताया। उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तानी अधिकारी हैरान थे। अंत में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अगले 16 साल रविंद्र ने पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बिताए। कोट लखपत, मियांवाली, सियालकोट। जेल में हालात बदतर थे। छोटी सी कोठरी, खराब खाना, बीमारियां। रविंद्र फुफ्फुसीय तपेदिक, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और हृदय रोग से पीड़ित हो गए। जेल से रविंद्र ने कई पत्र लिखे। एक पत्र में उन्होंने अपनी मां को लिखा, मैं यहां हूं, लेकिन भारत मुझे भूल गया है। भारत सरकार ने उनकी पहचान से इनकार कर दिया, क्योंकि डीप कवर एजेंट्स के साथ यही प्रोटोकॉल होता है, पकड़े जाने पर कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन यह इतना भावुक था कि सोचिए, एक आदमी जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है और बदले में भुला दिया जाता है। रविंद्र के परिवार को भी कष्ट सहना पड़ा। उनके पिता की मृत्यु सदमे से हो गई। मां अकेली रह गईं। परिवार ने भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन सालों तक कुछ नहीं मिला। 2001 में 21 नवंबर को रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई। उम्र महज 49 साल। मौत की वजह बीमारियां थीं। उनकी लाश मियांवाली जेल में ही दफना दी गई। उनका बेटा, जो पाकिस्तान में था, उसकी भी 2001 में ही मौत हो गई। अमानत का क्या हुआ, यह रहस्य है। रविंद्र की मौत के बाद उनका परिवार भारत में लड़ता रहा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया और परिवार को पेंशन दी। लेकिन क्या यह काफी था? रविंद्र की कहानी आज भी रहस्य से भरी है। क्या वे वाकई मेजर थे या क्लर्क? क्या उनकी जानकारी से वाकई 20,000 सैनिक बचे? लेकिन एक बात साफ है, वे एक सच्चे देशभक्त थे। रविंद्र कौशिक की यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके जैसे हीरो आज भी हमारे बीच छिपे हैं, छाया में देश की रक्षा करते हुए। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि आजादी और सुरक्षा की कीमत कितनी भारी है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी, परिवार, पहचान, सब कुछ भारत मां के चरणों में समर्पित कर दिया, और बदले में मिला सिर्फ अकेलापन और यातनाएं। लेकिन सोचिए, अगर हम उनकी कहानी भूल गए तो ऐसे बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे।